नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के गृह विज्ञान की वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ ताप सुनम्य अन्य रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सम अदर थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स। नायलॉन के अलावा भी कई ताप सुनम्य रेशों की खोज हो चुकी है जो आज के व्यस्त और संघर्षमय जीवन के लिए वरदान साबित हुई है। इन ताप सुनम्य रेशों से बने वस्त्रों के रखरखाव, देखभाल और सफाई धुलाई अत्यंत आसान होती है। इनकी सर्विसिबिलिटी या कार्यक्षमता, मजबूती, टिकाऊपन का कोई जवाब नहीं होता है। इनमें रगड़ और घर्षण सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इन रेशों से बने वस्त्र कई मामलों में प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्र जैसे कॉटन, लिनन, ऊन, रेशम आदि से बेहतर होते हैं। इन्हें ऊनी वस्त्रों से भी गर्म, रेशम से भी सुंदर, चमकदार और कोमल, सूती वस्त्रों से भी अधिक टिकाऊ और शीतलता प्रदान करने का गुण की कोशिश में आज मानव प्रयासरत है। इनके उपयोग से हमारा जीवन सरल और सुगम हो गया है। इन ताप सुनम्य रेशों में अद्भुत प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता और लोच या फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है, जिसके कारण वस्त्र हमेशा पहनने पर क्रीज रेजिस्टेंट रहते हैं और शरीर के किसी भी आकार, चाहे मोटा है या पतला है, या उसकी खांचों के अंदर बहुत अच्छी तरह से फिट बैठते हैं। वस्त्र हमेशा ताजे और नए दिखाई देते हैं। इन कपड़ों में कीड़े, फफूंद और अन्य कीटाणुओं का प्रभाव नहीं होता है, परंतु धूप से भी ये प्रभावित नहीं होते हैं। परंतु बहुत अधिक धूप में इनके रंग फीके हो जाते हैं या इनकी चमक कम हो जाती है। ताप सुनम्य रेशों से बने वस्त्र देखने में मोटे परंतु अत्यंत हल्के और ऊनी वस्त्रों से भी अधिक गर्म होते हैं। इनमें प्रत्यास्था एवं लोच का विलक्षण गुण समाहित होता है। आज इन्हें पहनकर व्यक्ति सो जाता है तो उठने पर भी ये नए प्रतीत होते हैं। इन्हें एक्चुअली ये वातावरण के अनुकूल आजकल ऐसे वस्त्र भी आ गए हैं जो अपने आप को वातावरण ताप परिवर्तन के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में ये गर्माहट प्रदान करते हैं और गर्मी के मौसम में शीतलता। वैसे इन ताप सुनम्य रेशों के कारण बहुत ही जीवन सरल, आसान और कन्वीनियंट हो गया है। परंतु इन ताप सुनम्य रेशों में कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें पॉपुलर तो हैं परंतु लोग पसंद कम करते हैं, क्योंकि इनमें स्पेशली गर्मी के दिनों के अंदर इनको पसंद कम किया जाता है, क्योंकि इनमें जो अवशोषकता का अभाव, ताप का सुचालक और स्टैटिक विद्युत प्रभार उत्पन्न होती है। यूजुअली हमारी टोटल क्लोथिंग रिक्वायरमेंट वर्ल्ड की 70% इन फैब्रिक्स से पूरी होती है, परंतु फिर भी इनके का प्रचलन या लाइकिंग जिसकी हम बात करते हैं, पसंद की बात करते हैं, आकर्षक की बात करते हैं, तो ये एक्चुअली कम पॉपुलर है। नित्य प्रतिदिन नित नए रेशों की खोज की जा रही है, परंतु जिन रेशों की खोज हो चुकी है और आज हमने हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए जिन्हें अपना लिया है, वे हैं नायलॉन के अलावा टेरिलीन या डेक्रॉन जिसे हम कहते हैं, ऑरलॉन, एक्रिलॉन, फिर वेरल, जैफ्रॉन, सारन, डेरवन, फाइबरग्लास, क्रेस्लॉन और विकारा। तो ये कुल 10 प्रकार के रेशे हैं जिनका हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। आइए आज हम डेक्रॉन या टेरिलीन या पॉलिएस्टर, 3 नाम है इसके, डेक्रॉन या
टेरलीन या पॉलिएस्टर। तो इन तीनों नाम से एक ही धागा पहचाना जाता है और तीनों को कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है। डेक्रॉन की खोज डॉक्टर कैथरॉस ने बहुलीकरण पॉलिमराइजेशन के बृहद प्रयोगों के परिणाम स्वरूप की। इसके रेशे नायलॉन से मिलते जुलते हैं। पॉलीमाइड के पश्चात पॉलिएस्टर रेशों को समूह बहुत बड़ा समूह होता है। पॉलिएस्टर रेशे लंबी कड़ी वाले पॉलीमर्स होते हैं। इनका निर्माण पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, पानी, हवा आदि से मिलकर किया जाता है। 1939-41 में कैलिको प्रिंटर एसोसिएशन की प्रयोगशाला में इंग्लैंड में इस रेशे की खोज के प्रयास हुए। यहाँ वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पॉलीमर की खोज की जिसे टेरलीन नाम दिया गया है। इंग्लैंड में टेरलीन, अमेरिका की ER ड्यूपॉन्ट, नीमस एंड कंपनी इसे डेक्रॉन के नाम से जानती है। टेरलीन और डेक्रॉन का नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में अधिकांश हिस्सों के अंदर इसके बने वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। सन 1951 में अमेरिका की ड्यूपॉन्ट कंपनी ने वृहद स्तर पर इसका उत्पादन प्रारंभ किया और कमर्शियल प्रोडक्शन या व्यावसायिक स्तर पर उत्पादित करने लगी। इसे डेक्रॉन के नाम से बाजार में उतारा गया। टेरलीन और डेक्रॉन ये दोनों रेशे हैं जो रासायनिक रूप से कोई अंतर नहीं है, परंतु इनकी निर्माण विधि में थोड़ा सा अंतर या आता है। आइए अब हम इनकी निर्माण विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पॉलिएस्टर रेशों के निर्माण के लिए टेरलीन एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल को आपस में मिलाया जाता है, जिससे एक पॉलीएथिलीन टेरिफेलेट नाम से कोलाइडल प्राप्त होता है। इसे स्पिनरेट्स या छिद्रों से निकाला जाता है। इसे टेरलीन के रेशे प्राप्त होते हैं। प्राप्त रेशों को गर्म अवस्था में ही खींचा जाता है, जिससे वांछित व्यास प्राप्त होता है। आइए हम इस प्रक्रिया को पुनः रिवीजन करते हैं। सबसे पहले टेरलीन के निर्माण के लिए टेरीपैथिलीन एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाया जाता है, जिसे पॉलीएथिलीन टेरिफेथलेट कहते हैं। अगेन रिपीट, एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरिफेथलीन एसिड इक्वल्स टू पॉलीएथिलीन टेरिफेलेट। टेरिफेलेट्स को जो बनता है, पॉलीएथिलीन टेरिफेलेट जो बनता है, उसको पिघलाया जाता है, जिससे गाढ़े घोल की प्राप्ति होती है। इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट से गुजारा जाता है, जिससे हमें टेरलीन का धागा प्राप्त होता है। टेरलीन के धागे को गर्म अवस्था में ड्राइंग आउट प्रोसेस या खींचने की प्रक्रिया से हमें आवश्यक रूप से पतला धागा प्राप्त होता है, जिसे स्पूल पर लपेट लिया जाता है। तो इस प्रकार हम टेरलीन को प्राप्त करते हैं। आजकल डेक्रॉन के रेशो को प्राप्त करने के लिए कुछ अलग रसायन का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ग्लाइकॉल तथा डाइमिथाइल टेरिफेलेट के उत्प्रेरक एस्टर के विनिमय में एक कड़ा पॉलीमर बनाया जाता है। इस को पिघलाकर गाढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशंस तैयार किए जाते हैं। इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट्स या छिद्रों से दबाव से गुजारा जाता है। बाहर निकलते ही रेशे सूख जाते हैं, जिसे डेक्रॉन कहा जाता है। इन्हें
इच्छा अनुकूल वांछित लंबाई और व्यास में तैयार किया जाता है। स्पिनरेट्स के छिद्रों से गुजरने के पश्चात रेशों को गर्म अवस्था में ही मौलिक लंबाई से 6 से 7 गुना खींचा जाता है और इस प्रकार लंबाई की अविरल लंबाई का रेशा प्राप्त होता है। रेशा खींचने के लिए गॉडेट व्हील का उपयोग किया जाता है। इससे नायलॉन से भी मजबूत धागा प्राप्त किया जाता है। आइए हम डेक्रॉन की प्रोसेस को पुनः रिपीट करते हैं कि डेक्रॉन को बनाने के लिए हम 2 केमिकल्स कैटालाइज ईस्टर के प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट कराते हैं। वे 2 प्रोडक्ट्स हैं आपके ग्लाइकॉल प्लस डाइमीथाइल टेराफेलेट। उत्प्रेरक ईस्टर के विनिमय से एक कड़ा पॉलीमर तैयार होता है। कड़े पॉलीमर को पिघलाकर गाढ़ा सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। गाढ़े कोलाइडल सॉल्यूशंस को स्पिनरेट्स से निकाला जाता है जिससे डेक्रॉन का रेशा प्राप्त होता है। इस डेक्रॉन के रेशे को भी गर्म अवस्था में ही 7 से 8 गुना खींचा जाता है और खींचने से लंबा पतला महीन धागा प्राप्त होता है जिसे हम स्पूल्स पर लपेटते हैं। इस प्रकार आज हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं या कृत्रिम रेशे होते हैं उनकी विशेषता और गुण और कौन कौन से हमारे आज के ज़माने में प्रचलित नायलॉन के अलावा रेशे हैं। उसके अंतर्गत हमने आज डेक्रॉन के मैन्युफैक्चर की अध्ययन किया। धन्यवाद।